हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेल बायोलॉजी के अंतर्गत सेल साइकिल कोशिका चक्र के बारे में अध्ययन पढ़ेंगे। पूर्व की क्लासेस में आप लोग सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में जान के आए थे, जिसमें माइटोटिक और मियोसिस दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है। जब समसूत्री विभाजन की हम बात करते हैं तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज की अवस्था होती है। यहाँ हम उससे पहले किस प्रकार से एक कोशिका का चक्र चलता है, कोशिका किस प्रकार से डिवाइड होती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि यहाँ इसी डायग्राम में आप देखेंगे, सबसे पहले फेज आती है G1 फेज, जिसमें ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चालू होती है। फिर G1 के बाद S1 फेज आती है, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये सिंथेटिक फेज होती है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रोथ फेज होती है और ये फिर सिंथेटिक फेज होती है। फिर इसके बाद G2 फेज आती है, जिसमें फिर दोबारा ग्रोथ और प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन की है। ये ग्रोथ फेज स्टेज होती है। इसके बाद M फेज आती है, ये G1, S और G2 फेज। फिर इसके बाद M फेज आती है, जिसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। M फेज, G1, S, G2, दैट इज द, ये पूरा एक सेल साइकिल होता है। इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ इनमें कहीं कंट्रोल पॉइंट हुई होता है और रेगुलेशन भी होता है। ठीक है, साइक्लिन सीडीके के बारे में भी आज थोड़ा सा मोलिकुलर लेवल पे हम जानेंगे। ओके, डेफिनेशन जाननी है और डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल कौन कौन से हैं, वेरियस चेक पॉइंट्स कौन से हैं और कुछ फैक्टर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर्स हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। यह इस सेल की स्ट्रक्चर आप जान के आए हुए हैं, इस पे हमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताना है कि न्यूक्लियस होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेहिकल्स हैं, ये ऑर्गेनल्स हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क है। ये कोशिका डिवाइड होगी तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, क्रोमैटिन नेटवर्क मिलेगा और ऑर्गेनल्स भी डिवाइड होंगे। द सेल साइकिल इज सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एक क्रम से चलेगी, जिसमें ये कोशिका ग्रो करेगी और डिवीजन होगा डॉटर सेल्स में और सेल का डुप्लीकेशन होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सेल का डिवीजन होता है तो वह बाइनरी फिजन कहलाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जब हम बात करते हैं तो ये सेल साइकिल डिवाइड होता है इंटरफेज और माइटोसिस में। इंटरफेज और माइटोटिक फेज दो अवस्थाएं थी। ये दो वैसे जो दो मेजर एक्टिविटी थे वो इस प्रकार से कि इंटरफेज, इसको प्रारंभ में हम रेस्टिंग फेज मानते थे कि रेस्टिंग फेज करती है और दूसरा सेल डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन जब मोलिकुलर लेवल में बात देखते हैं तो आज मान लीजिए ये रेस्टिंग फेज नहीं, ये बहुत एक्टिव फेज होती है, जिसमें कोशिका कुछ ना कुछ सिंथेसिस करती रहती है, ग्रो करती रहती है। पहला होता है G1, फिर सिंथेटिक फेज कहलाती है, फिर डीएनए का सिंथेसिस S फेज आती है, G2, ये तीन फेज इंटरफेज में आती है, फिर माइटोटिक फेज आती है। और माइटोसिस जब सेल डिवीजन आता है तो इंटरफेज, इंटरफेज से माइटोसिस M फेज आती है। ए टिपिकल ह्यूमन सेल है ड्यूरेशन 19 आवर्स, ये सेल साइकिल। पहले जान लें इंटरफेज के बारे में। इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन ए टिपिकल ह्यूमन सेल्स, आउट ऑफ देम द 90 आवर्स इंटरफेज। अगर 90 आवर्स की जो अगर सेल साइकिल हो रही है तो उसमें से 89 आवर्स तो इंटरफेज में निकल जाते हैं और 1 घंटे में बाकी सेल डिवीजन हो जाता है। ये रेस्टिंग फेज कहलाती है, लेकिन रेस्टिंग रेफर्स टू द रेस्ट फ्रॉम द डिवीजन, केवल डिवीजन से रेस्ट है, बाकी का नहीं। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। द सेल ग्रो ड्यूरिंग फेज, ड्यूरिंग दिस फेज mRNA RNA आर सिंथेसिस होंगे, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होगा, 2 क्रोमेटिड्स बनेंगे, सेंट्रियोल डुप्लीकेट इनटू 2, thus 2 centrioles are formed. Centrospheres of the centrioles microtubules arise. These microtubules form ester. ये सारा काम इंटरफेज में होता है। 3 स्टेज हैं इंटरफेज की, G1 फेज, S और G2 फेज। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार से ये जब ये इंटरफेज में कोशिका रहती है, इंटरफेज के बाद ये माइटोटिक फेज में जाती है, ये माइटोसिस फेज और साइटोकाइनेट के बारे में, बाकी का ये पूरी पूरी फेज इंटरफेज है, जिसके बारे में हम अभी जान रहे हैं। ये भी है कि इंटरफेज अवस्था इतनी लंबी चलती है
जिसमें से 8 से 10 आवर्स की G1 फेज हो जाएगी, 8 घंटे की S फेज हो जाएगी, फिर G2 फेज हो जाएगी, फिर माइटोटिक फेज का इतना सा पोर्शन रहता है। G0 फेज, G1 से भी पहले की फेज, इट इज द रेस्टिंग फेज। इन दिस सेल साइक्लिन डी इज डिक्रीज। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लिन एक प्रकार से, साइक्लिन डी एक प्रकार से प्रोटीन है जिनके कारण ही जो रेगुलेशन करता है G1 फेज और G2 S फेज के लिए, और यहाँ साइक्लिन डी डिक्रीज हो जाता है इस फेज में और ये रेस्टिंग फेज में रहती है। और एक प्रकार एक नया प्रोटीन होता है आरबी प्रोटीन, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड, ये एक्टिव फॉर्म में है। तो इसमें ही अब ये साइकिल का चेक पॉइंट हो जाता है। जो ग्रोथ फैक्टर है स्टिमुलेशन टैक्स दी, वो G0 फेज से G1 फेज में ले जाने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ G0 फेज मतलब स्टार्टिंग फेज जिसमें G1 फेज में आना है, तो ग्रोथ फैक्टर उसको G0 फेज से G1 में ले जाएंगे। कि साइकिल यहाँ से बिगिन हो रही है, ये कोशिका है, ये कोशिका G1 फेज में सेल ग्रो करेगी, ग्रो करने के बाद इसकी शेप एंड साइज बढ़ जाती है और फिर सेल डिसाइड करेगी सिंथेटिक फेज में, तो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, ये S फेज जाएगी, फिर G2 फेज, फिर इसके बाद माइटोटिक फेज सेल डिवाइड होगी और ये एक सेल अलग है, फिर दोबारा सेल डिवीजन हो जाती है। G1 फेज इंटरफेज की G1 G स्टैंड फॉर गैप, G फॉर गैप। It is the first phase within the interphase. It is also called the growth phase. Growth phase, ठीक है, ग्रोथ फेज है, गैप फेज है, गैप पीरियड है, ये माइटोटिक फेज और S फेज के बीच का पीरियड है। और प्रिपेयरिंग फॉर S फेज, सिंथेटिक जो होगा उसके लिए प्रिपेयर करती है, क्योंकि सिंथेटिक फेज में डीएनए का संश्लेषण हो रहा है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, उसके लिए रॉ मटेरियल सब इस फेज में लगेगा। दिस पीरियड स्टार्ट इमीडिएट आफ्टर डिवीजन। द टोटल सेल्स grow and increase in size during this phase. Longer phase है, ठीक है। During this phase 20 amino acids forms, क्योंकि उसको डीएनए का सिंथेसिस करना है। During this phase mRNA, RNA, tRNA form. During this phase new cell organelles are formed. सारी ये सब चीजें नहीं बनेंगी। Concentration of cyclin D increase, अब इसके cyclin D जो प्रोटीन है वो इंक्रीज होगी और रिजल्टिंग इन phosphorylation and activation of necessary transcription protein, resulting in synthesis of DNA polymerase. Formation of cyclin E complex is necessary for the transition of, अब ये G1 से S फेज में जाएगी तो साइक्लिन E कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो इसका चेक पॉइंट फर्स्ट कहलाता है। इस G1 फेज में कंपिटेंस फेज आएगी, एंट्री फेज आएगी, प्रोग्रेशन फेज आएगी, असेंबली फेज आएगी। इसको हम यहाँ फर्स्ट ईयर में हम इसको डिटेल में लेके नहीं चलेंगे, है ना, केवल इतना जान लेंगे G1 फेज है और इसमें इस तरह की फेज आती है, ये भी डिवाइड होती है और फिर नेक्स्ट आती है। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फिर दोबारा कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये कोई डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल जब प्रेस करते हैं जी रेस्टिंग फेज में, या तो रेस्टिंग फेज में पड़ी हुई कोशिका, ठीक है, या ग्रोथ फैक्टर के द्वारा वो वापस इसमें G1 फेज में आ जाएगी। तो रेस्टिंग फेज में नहीं है G1 है, ये हम G1 फेज में आ गए। G1 सेल ड्यूरिंग G1 यहाँ एक चेक पॉइंट है जो अभी इवन साइक्लिन ई बात करें, साइक्लिन ई CD के चेक पॉइंट, उसका सिंथेटिक फेज में आ जाएगी। सिंथेटिक फेज के बाद अब ये G2 फेज में आएगी। G2 फेज में भी एक चेक पॉइंट आ जाता है जिसे साइक्लिन बी कहते हैं। यहाँ इसके द्वारा कि इसकी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। G2 फेज का ये माइटोटिक डिवीजन जाएगी और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ये सेल फिर वापस इसमें सेल साइकिल में आ जाती है। सिंथेटिक फेज S फेज, साइक्लिन E और साइक्लिन A ये इसको रेगुलेट करेंगे और इसमें बाई फास्फोरिलेटिंग एंड एक्टिवेटिंग प्रोटीन एंड एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस। S स्टैंड फॉर सिंथेसिस, और डीएनए का सिंथेसिस होगा और डीएनए डुप्लीकेशन होगा। दिस पीरियड लास्ट फॉर 30 to 40% ऑफ इंटरफेस, इतना ही काम क्रोमोसोम रेप्लिकेट होंगे। ड्यूरिंग दिस फेज सिंथेसिस कंप्लीट एज क्विकली एज पॉसिबल, बहुत जल्दी होता है क्योंकि एक्सपोज नहीं कर सकते उसके डीएनए को ज़्यादा। और साइक्लिन प्रोटीन यहाँ इसमें CD1 प्रोटीन, ये मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर है, ये इसको रेगुलेट करते हैं। तो साइक्लिन नाम जहाँ भी आ रहा है साइक्लिन है, साइक्लिन A है, E है,
और CDK, ये सब इसको रेगुलेट करते हैं। अब बात करते हैं G2 फेज, प्री माइटोटिक फेज है, मतलब माइटोटिक फेज से पहले का, इसलिए प्री माइटोटिक फेज, और जीवन को प्री एस फेज कह देते हैं, सिंथेटिक से पहले का, इसलिए G2 फेज गैप बिटवीन दी एस फेज और माइटोटिक फेज ऑफ ए सेल। इट इज ए सेकेंड ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज के तो ये गैप फेज, इट इज ए पीरियड ऑफ रैपिड सेल ग्रोथ, फिर सेल ग्रोथ करती है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस विच द सेल रेडी इटसेल्फ फॉर माइटोसिस, माइटोसिस के लिए। पहले गैप फेज आया था या जिसे ग्रोथ फेज किया था, वो सिंथेटिक फेज के लिए आया था कि अब सेल में क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा और ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होगा, सेल का सिंथेसिस होगा, इसलिए। और अब माइटोटिक होना है तो उसके लिए प्रिपरेशन होती है। द न्यूक्लियस इंक्रीज इन वॉल्यूम, मेटाबॉलिकली एक्टिविटी एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन occurs during this phase. mRNA, tRNA, RNA synthesis also occur. This phase has double the number of chromosomes की संख्या यहाँ डबल हो जाती है. All the other cellular components are duplicated for the two daughter cells. Cyclin A और cyclin B complex are active, which are necessary for the cell to enter. ये cyclin A और cyclin B होगा, ये यदि होंगे तब ये M फेज में जाएगी, that is चेक पॉइंट 2. ये दूसरा चेक पॉइंट आ जाता है. अब कुछ ये डीएनए डैमेज चेक पॉइंट. दिस सेंस डीएनए डैमेज बोथ बिफोर द एस एंटर एस फेज, सेल एंटर एस फेज एज G1 चेक पॉइंट और एज वेल एज आफ्टर एस फेज G2. सिंथेटिक एस फेज से पहले और एस फेज के बाद दो चेक पॉइंट है. डैमेज टू डीएनए बिफोर द सेल एंटर एस फेज इनहिबिट द एक्शन ऑफ CDK. और डैमेज डीएनए को डैमेज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये इसको डैमेज करते हैं. डैमेज टू डीएनए आफ्टर एस फेज, द G2 चेक पॉइंट इनहिबिट द एक्शन ऑफ CDKI, thus preventing सेल फ्रॉम प्रोसीडिंग फ्रॉम G2 to I2. ये जो डैमेज होगा वो ये चेक पॉइंट ही कर देगा कि इसको सिंथेटिक फेज में जाना है या नहीं जाना है, और यहाँ सिंथेटिक हो गया उसके बाद डैमेज हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करता है कि जाना कि नहीं जाना. In the S phase, if DNA replication stops at any point on the DNA, the progress through the cell cycle is halted until the problem is over. यदि इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सेल आगे प्रोग्रेस नहीं करती है. इस प्रकार से चेक पॉइंट है. M फेज, ये माइटोटिक फेज, ठीक है. G2 सेल आर डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, दो सेल, और फिर वो आप इसमें और माइटोसिस जो फेज होगी इसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इनटू टू सेपरेट एंड इक्वल न्यूक्लियोटाइड. दिस इज द डिवीजन फेज. ड्यूरिंग दिस फेज द सेल डिवाइड. दिस फेज हैज ए शॉर्ट ड्यूरेशन. ए टिपिकल ह्यूमन सेल हैज ड्यूरेशन 90 आवर्स, 90 आवर्स का लगता है, जिसमें 89 आवर्स तो उसमें चले जाते हैं, और एम फेज में केवल 60 मिनट 1 आवर से ले जाते हैं. ठीक है. दिस फेज टू सब फेजेस कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. और कैरियोकाइनेसिस refer to cell division of nucleus into two daughter nuclei. It has 4 stages. कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज आ जाएगा, मेटाफेज आ जाएगा, एनाफेज आएगा, टेलोफेज आ जाएगा. और साइटोकाइनेसिस में जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. ये इस फेज के बारे में, माइटोसिस के बारे में, कैरियोकाइनेसिस के बारे में हम डिटेल में अलग वीडियो में हम जानेंगे. यहाँ अभी हम सेल साइकिल तक ही लिमिटेड है. ये सेल डिवीजन की अवस्था है जिसको हम अलग वीडियो में डिटेल में देखेंगे. अब बात करते हैं, जब हम G1 फेज और S फेज, G2 M फेज की सेल साइकिल की बात करें तो इसी सेल साइकिल के चेक पॉइंट थे, जिसका कि अभी हमने इन सेल साइकिल के बीच में भी पॉइंट आए थे. और दिस आर द सेल साइकिल कंट्रोल मैकेनिज्म यूकैरियोटिक सेल्स. दीज चेक पॉइंट्स वेरीफाई whether the processes at each phase of the cell cycle have been accurately completed before progressing into the next phase. कि ये वो चेक पॉइंट है जिससे कि कोशिका आगे जाए या नहीं जाए आगे की स्थिति. और पहला चेक पॉइंट आता है G1 चेक पॉइंट, जिसको कहते हैं G1 रेस्ट्रिक्शन पॉइंट. ये G1 चेक पॉइंट. फिर आता है G2 चेक पॉइंट, G2 माइटोटिक. और एक पॉइंट होता है मेटाफेज चेक पॉइंट आता है, जो माइटोटिक डिवीजन में आता है कि सेल को डिवाइड होना है. G1 चेक पॉइंट में ये G1 फेज और G1 फेज जो समाप्त होने लगती है एस फेज में उससे पहला था. ये करता है हेल्प इन
टेकिंग द डिसीजन ऑफ द वेदर सेल शुड डिवाइड। डिले करना है, एंटर करना है, रेस्टिंग फेज में जाना है, ये इस पर डिपेंड करता है। और ये रेस्ट्रिक्शन जो पॉइंट है ये कंट्रोल करता है एक्सोन CKI-P16, CDK इनहिबिटर P16 से, और इनहिबिटेड CDK नॉट बाइंड द साइक्लिन डी। और एक्टिव साइक्लिन डी CDK कॉम्प्लेक्स, ये इस तरह के, ये मोलिकुलर बायोलॉजी में डिटेल में हम हायर क्लासेस में हम जानेंगे। केवल यहाँ इस चेक पॉइंट में केवल इतना डालें कि ये इस प्रकार का ये CKI-P16 प्रोटीन है जो इस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार एक और प्रोटीन है PRB गेट फैसिकुलर, ये दो प्रोटीन इसको G1 फेज पे चेक पॉइंट करते हैं प्रोटीन। G2 चेक पॉइंट ये G2 फेज में कि अब ये माइटोटिक सेल डिवीजन जाएगी कि नहीं जाएगी, उसमें मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर यहाँ काम करता है, जिसके अंदर मैच्योरेशन M फेज प्रोमोटिंग फैक्टर और योर M फेज प्रोमोटिंग फैक्टर इज एक्टिवेटेड एट द एंड ऑफ G2 बाय द फॉस्फेटेज इसके द्वारा। और मेन फंक्शन ऑफ MPS ट्रिगर्स द फॉर्मेशन माइटोटिक स्पिंडल किस प्रकार बनेगा, प्रोमोट क्रोमोसोम कंडेंसेशन कैसे होगा, कोशिश न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से ये कंट्रोल करते हैं। मेटाफेज चेक पॉइंट में क्या होता है कि ये मेटाफेज अवस्था में आती है और इस जब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है APC ये रेगुलेट करती है दिस चेक पॉइंट को। ये अब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स लेके कि एनाफेज अवस्था में जाना है कि नहीं जाना वो रेगुलेट करते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पिंडल चेक पॉइंट। This check whether all chromosomes are properly attached to the spindle or not, मतलब सब स्पिंडल के नॉट हो गए कि नहीं हो गए, तभी वो एनाफेज अवस्था में जाए, सारे स्पिंडल रुक जाए। यदि नहीं होती तो वो वहां रुकती है। इस प्रकार से मेटाफेज चेक पॉइंट होती है। अब बात करते हैं, ये तो 3 चेक पॉइंट हो गए। अब रेगुलेटर्स, ये सेल साइकिल किस प्रकार से रेगुलेट होगी, ये तो चेक पॉइंट हुआ कि इसको आगे की स्टेज में जाना है कि नहीं जाना। अब रेगुलेट किस प्रकार से होगी, तो ये सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय साइकिल डिपेंडेंट काइनेज के द्वारा और साइकिल डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, ये दोनों चीजें आपको रट लेनी चाहिए, याद कर लें, ये आगे भी काम आएंगे। CD केस और CDI केस। साइक्लिन कहलाता है, देयर कंसंट्रेशन वेरीज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। साइक्लिन आर द फैमिली ऑफ प्रोटीन विच रेगुलेट द सेल साइकिल। सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले जो प्रोटीन है उनको हम साइक्लिन्स कहते हैं। और ये सेवरल टाइप्स के साइक्लिन्स है और एक्टिव एंड डिफरेंट फाइल साइकिल्स में, और ये काम करते हैं फॉस्फोराइलेशन ऑफ CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। देयर आर सेवरल ऑर्फन साइक्लिन्स फॉर विच नो CDK पार्टनर हैज बीन आइडेंटिफाइड। फॉर एग्जांपल, साइक्लिन F is an orphan cyclin that is essential for G2M transition phase। There are 2 main group of cyclin। साइक्लिन D ये G1 फेज के लिए साइक्लिन D होगा, तो G1 फेज होगा जब ये मैच्योरेशन पहुंच जाएगा जब, और S फेज में साइक्लिन E और G2 फेज में साइक्लिन A, ये अलग अलग प्रकार के साइक्लिन, ठीक है। तो ये साइक्लिन D जैसी एस फेज में साइक्लिन E मैक्सिमम पॉइंट पर चला जाता है, ये S फेज में आ जाती है, और फिर साइक्लिन A होने पर ये G2 फेज में होगी, और साइक्लिन B ये माइटोसिस में। तो साइक्लिन D, साइक्लिन E, साइक्लिन A और साइक्लिन B ये अलग अलग फेजेस में अलग प्रकार के रेगुलेटर हैं, ये रेगुलेट करेंगे। G1 फेज में G1/S साइकिल जो है एग्जाम में साइक्लिन A, D एंड E, ये अभी जैसे प्रीवियस उसमें हमने दिखाया कि साइक्लिन D है, E है, A और E है, ये अलग अलग फेज में। साइक्लिन A और CDK टू एक्टिव इन S फेज, साइक्लिन A बाइंड टू द S फेज, ठीक। और जब सेकंड लेते हैं कि G2 और M फेज में साइक्लिन, यहाँ साइक्लिन आता है साइक्लिन B, CDK I, ये 2 साइक्लिन यहाँ काम करते हैं। साइक्लिन B 2 प्रकार के, साइक्लिन B1 और साइक्लिन B2। दिस कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द अर्ली इवेंट ऑफ माइटोसिस सच एज क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन हो रहा है, या न्यूक्लियर एनवेलप का न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है क्रोमोसोम का, तो ये साइकिल B1 उस समय काम कर रहा है।
दिस कॉम्प्लेक्स इज लोकलाइज इन द माइक्रोट्यूबल्स कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स बी जो है जिसे साइक्लिन B2 या CDKI कहते हैं, ये गोल्जी एपरेटस में होता है। साइक्लिन B2 इज आल्सो बाइंड टू ए जीन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ये दो प्रकार के साइक्लिन बी है, B1 और B2। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस CDK जो है, अब यहां आप देख लीजिए कि ये भी एक प्रकार की प्रोटीन की फैमिली, काइनेजेस फैमिली है, जो रेगुलेट करती है सेल साइकिल को। दे आर प्रेजेंट इन ऑल नॉन यूकैरियोटिक सेल्स। फेजेस है इसमें, ये साइक्लिन होंगे, G0 फेज में S साइक्लिन होगा, G1 में D और E साइक्लिन होगा, S में A और E होगा, G2 में A होगा और M में केवल B साइक्लिन होगा। ठीक है, इन्हीं फेजेस में जो CDK होंगे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होंगे, इस फेज में CDK 3 होगा और CDK 4, CDK 2 और CDK 6 G1 में होगा। CDK 2 केवल S फेज में होगा। ठीक है, S फेज में केवल एक है CDK 2। ठीक है, और G2 में CDK 2 भी है, CDK 1 भी है और M फेज में केवल CDK 1 होगा। इस प्रकार से ये अलग अलग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होंगे। ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स, अब इनको इनहिबिट करने वाले भी कुछ प्रोटीन्स हैं कि ये ज्यादा नहीं हो जाए, इनको इनहिबिट करने वाले इस प्रकार से प्रोटीन P16, 15, 18, 19, 21, 27 और 41, ये इनहिबिटर, ये किस किस को इनहिबिट करेंगे, इनको इनहिबिट करेंगे। P16 का नाम आ रहा था जो कि CDK4, CDK6 को इनहिबिट करेगा। कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर्स कहलाते हैं, जैसे साइक्लिन्स होता है और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस होता है और पोरोलाइक काइनेजेस होता है। ये तीन प्रकार के पॉजिटिव रेगुलेटर कहलाते हैं। जब नेगेटिव रेगुलेटर की बात करते हैं तो RB प्रोटीन्स होता है और P53 जीन्स प्रोटीन होता है और इनहिबिटर CDK भी होते हैं जो IN के फैमिली है, इनहिबिटर काइनेज है, इनहिबिटर काइनेज फैमिली जो P19 और P15 और CIP फैमिली P21P, इस प्रकार के दो इनहिबिटर्स हैं और ये है। इन सब के केवल नाम हम ये जान लें, बाकी इनकी डिटेल में हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आज हमने सेल डिवीजन, सेल साइकिल की कौन कौन सी फेज है, G1, S, G2 और M फेज, और उनको इनहिबिट करने वाले कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, रेगुलेट करने वाले कौन से प्रोटीन और चेक पॉइंट कौन से, उनके बारे में जाना और बाकी के इनके बारे में आगे और हम अध्ययन करेंगे सेल डिवीजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।